Good morning, everyone. In the last lecture, we have talked about the fourth colligative property, depression and freezing point. So now let's see some of the graphs in between the boiling point and molality, and some of the graphs in between the freezing point and molality. So let's first compare both of them. Here we see the graph in between the boiling point of solution versus molality. Here we will see freezing point of solution versus molality. So let's start with the boiling point here. So in this case, there is an elevation in boiling point. There is an elevation in boiling point whose equation is delta TB will be equal to KB into m, where m was the molality, delta TB was the elevation in boiling point. Elevation in boiling point means increase in boiling point. KB was the molar elevation constant. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या डिबियोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या. अब बेसिकली मुझे ग्राफ किस में बनाना है. मुझे ग्राफ बनाना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोलैलिटी का. बट अभी मेरे पास क्या है, अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है. सो बट हमें पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि डेल्टा टीबी कैन बी रिटन एज टीबी minus TB and delta मतलब TB minus TB नोट है. So this is the boiling point of pure solvent, and this was the boiling point of solution. So basically इसी चीज को हमको लेके आना है इस फॉर्मूले के अंदर. So मैं बेसिकली क्या करूँगा, डेल्टा TB की जगह है ना, क्योंकि एलिवेशन आया था बॉइलिंग पॉइंट में, इंक्रीज हुआ था बाद में, इसलिए हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से प्योर सॉल्वेंट का माइनस किया, क्योंकि बाद में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है. एलिवेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ. अब अगर मैं बात करूँ आपसे किया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, मान लो इक्वेशन नंबर 2 है. सो फ्रॉम 1 and 2 कैन आई राइट इट हियर एज विल बी इक्वल टू KB इंटू में m. सो अब क्या होगा, TB को मैं चीज रखूँगा उधर, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, TB नोट प्लस में KB डॉट m. सो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है. इसी के बेसिस पे हमें ग्राफ फ्लोट करना है. अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि ग्राफ कैसे बेसिकली फ्लोट करूँगा, ये x एक्सिस के अलोंग मैंने ले लिया मोलैलिटी, एंड y एक्सिस के अलोंग मैंने बात करी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज TB. सो अब हमें इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट कंपेयर इट विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. नाउ व्हाट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर y इज द y एक्सिस कंपोनेंट, x इज एक्सिस कंपोनेंट, c इज द इंटरसेप्ट. कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, किस एक्सिस पे कर रहा है, बेसिकली ये y का इंटरसेप्ट होता है ना, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, और m इज द स्लोप है. सो इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस, व्हाट आई गेट कि y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू कैन बी कंपेयर विद द TB, है ना, y एक्सिस पे ये है. और यहाँ मोलैलिटी कंपेयर कर सकता हूँ मैं किसके साथ, x के साथ, है ना, क्योंकि वो x एक्सिस पे. तो बचा क्या पार्ट, बचा पोर्शन जो है वो स्लोप है ना, x के साथ जो है ये चीज स्लोप है. देखो ये मोलैलिटी और ये स्लोप है, डिफरेंट थिंग्स है. तो ये स्लोप की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, x की वैल्यू अगर m है तो यहाँ पे m की वैल्यू KB होगी. तो हमें पता चल गया कि स्लोप की वैल्यू तो यहाँ पे KB है. एक बात ये पता चली. दूसरा हमें क्या पता चली कि इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है फिर, है ना, ये इंटरसेप्ट बचा जो कि प्लस में है, यहाँ भी एक चीज प्लस में जो कि है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो मुझे एक और बात पता चली, यहाँ पे क्या इंटरसेप्ट जो है मेरा, C की वैल्यू क्या है यहाँ पे, TB नोट. तो मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस पे. इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होने वाली. इसका मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन.
ओरिजिन मीन्स ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो होती है। बट हमें पता चल गया कि अगर मैंने बोला कि इंटरसेप्ट मतलब क्या शो करता है, अगर मोलैलिटी की वैल्यू जीरो भी हो जाए, है ना, एम की वैल्यू जो कि ये मोलैलिटी, इस पॉइंट पे आके मोलैलिटी की वैल्यू जीरो होती है और टीबी की वैल्यू भी जीरो होती है। बट इंटरसेप्ट है, इसका मतलब क्या होगा कि मोलैलिटी की वैल्यू जीरो अगर पुट कर दी मैंने, तो तब एम की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये पूरा का पूरा वैल्यू नेग्लेक्ट होगी, तो बचा क्या, टीबी विल बी इक्वल टू टीबी नोट, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे आने वाली है यहाँ पे। तो ये वैल्यू होगी क्या, है ना, अगर मोलैलिटी की वैल्यू जीरो है तो क्या बोल सकता हूँ मैं, मोलैलिटी की वैल्यू मैंने जीरो रखी, सॉरी एक्स एक्सिस की वैल्यू मैंने जीरो रखी, तो मोलैलिटी की वैल्यू क्या आ गई, टी बी। यहाँ पे मोलैलिटी की वैल्यू क्या आई, एक्सिस की वैल्यू मैंने जीरो रखी, मोलैलिटी की वैल्यू क्या आई, टी बी, है ना। इस पॉइंट की वैल्यू से मैं बोल सकता हूँ, ये इस पॉइंट के पॉइंट्स। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप इज पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव वैल्यू आई है, और हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, देयर इज अ एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। सो ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे इंटरसेप्ट अगर ऐसे ग्राफ बनाऊंगा तो काफ़ी ऊपर जाएगा। तो इस पॉइंट को मान लो सपोज करता हूँ मैं यहाँ ले लेता हूँ, है ना, कुछ इंटरसेप्ट आना, मुझे नहीं पता सी की वैल्यू क्या अभी, तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ सपोज कर लिया कि ये चीज़ यहाँ पे, कि मुझे पता है देयर इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, एलिवेशन होना बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मोलैलिटी इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज करना चाहिए, है ना। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हमें पता है ना, क्योंकि हमने कंपेयर किया इससे, तो हमें पता चला कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। मोलैलिटी इंक्रीज करते गए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज करता चला गया साथ साथ, और कैसे, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इंक्रीज किया विद इंटरसेप्ट ऑफ टी बी, दिस इज द इंटरसेप्ट। एंड स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू है हमारे पास के बी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यहाँ पे स्लोप की तरह काम कर रहा है। सो सीधा आपको ग्राफिकली पूछ लिया था कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी के बीच में ग्राफ बनाए तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। सो आपको इक्वेशन इजीली पता होनी चाहिए। अब सेम टू सेम मेथड, सेम टू सेम चीज जो है वो इसमें भी होने वाली है, सेम टू सेम चीज जो है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोलैलिटी का ग्राफ भी हम लोग ऐसे ही शो कर सकते हैं। कैसे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, उसमें क्या इक्वेशन थी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे ये क्या था, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना। और ये क्या था, ये तो मोलैलिटी है हमारे पास, और ग्राफ हमने किसी किसी बीच में बना, यहाँ जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लिया था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे। इसी तरह तो डेल्टा टी एफ को मैं लिख सकता हूँ टी एफ नोट माइनस टी एफ, यहाँ मैंने प्योर सोलवेंट से माइनस किया उसको, क्योंकि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है सोल्यूशन का जब बन रहा है तो वो कम आ रहा है, किससे, प्योर सोलवेंट के कंपेरिजन में, क्योंकि हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ, तो इसलिए हमें प्योर सोलवेंट में की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसमें से माइनस किया किसको, सॉल्यूशन का। अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, यूजिंग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, अगर ये वैल्यू सेम है, इसके ये वैल्यू सेम है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होने वाले हैं। क्या बनेगा, टी एफ नोट माइनस टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ डॉट एम। सो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टी एफ की वैल्यू चाहिए, एंड देन आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ एम, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है हमने, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैंने क्या किया, टी एफ को अगर मैं इधर लेता हूँ और इसको इधर ले आऊँ तो क्या बनेगा, टी एफ नोट माइनस के एफ डॉट एम। क्या इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब इसी इक्वेशन के बेसिस पे हमने फिर से वो चीज़ आगे प्रोसीड करनी, क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, है ना। y हमें पता है, टी एफ लेना है हमने, है ना, y की वैल्यू में पता है, x की वैल्यू में पता है, फिर से मोलैलिटी है, तो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी अब माइनस में के एफ, यहाँ पे माइनस के एफ स्लोप होगी, ना कि सिर्फ के एफ, है ना। तो यहाँ पे प्लस है तो अंदर को इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, टी एफ विल बी इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी एफ नोट विल इक्वल टू सॉरी प्लस में माइनस के एफ नोट इंटू में डेल्टा एम। सो ये हमारा स्लोप होने वाला है, क्या, माइनस के एफ विल बी अवर स्लोप एंड दिस इज अवर इंटरसेप्ट है, सी की वैल्यू होने वाली है। सो अभी मैं दोबारा से अगर ग्राफ बनाऊँ इन दोनों के बीच का, तो क्या बनेगा, मोलैलिटी यहाँ आएगी, यहाँ पे क्या आने वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टीबी की वैल्यू,
सॉरी TF की वैल्यू है ना। तो अब देखो इंटरसेप्ट तो यहाँ पे भी है, मतलब क्या है, जो चीज स्टार्ट हुई है इधर से तो होने नहीं वाली, जीरो पे भी अगर मैं मोलैरिटी वैल्यू जीरो कर दूं तो TF की वैल्यू होगी TF नोट। सो और हमें पता डिप्रेशन जा रहा है तो हम थोड़ा सा समवट पॉइंट हाइयर ले लेते हैं ताकि नीचे, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होने वाली, बाद में डिक्रीज हो रहा है तो इसकी जो लाइन आएगी वो इस तरह से आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ कि जो देयर इज ए डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट देयर, है ना। पहले सॉल्यूशन जो है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पे था, मोलैलिटी इंक्रीज कर देगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा किसकी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो यहाँ पे डिक्रीज होता चला गया। और एक और बात, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट की वैल्यू है TF नोट है ना। यहाँ पे भी सॉरी इंटरसेप्ट की वैल्यू TB नोट, बाई मिस्टेक यहाँ पे TB नोट है, सॉरी यहाँ पे भी TF नोट होगी इंटरसेप्ट की वैल्यू। और स्लोप क्या होने वाली, स्लोप यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, स्लोप इज नेगेटिव इन नेचर, मतलब स्लोप भी बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे, स्लोप इज -KF नोट, है ना। तो आप लोगों को क्या है, क्या याद रखना है, इंटरसेप्ट होना याद होना चाहिए, स्लोप याद होनी चाहिए क्या है, और ग्राफ बेसिकली याद होना चाहिए। सो ये दो ग्राफ्स थे किस किसके बीच के, boiling point versus molality and freezing point versus molality. So now let's see one example here, one numerical on the basis of depression in freezing point. So हमको given क्या है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमने लिया किसमें, मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। हमें साफ साफ देख के पता चल रहा है कि 600 ग्राम जो है वो एज ए सोलवेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है तो एज ए सोलवेंट काम करेगा, और 45 ग्राम जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सोल्यूट काम करेगा। 45 ग्राम जो है वो कम क्वांटिटी है तो इसलिए एज ए सोल्यूट काम करेगा। तो मतलब मुझे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो हमें लिखना चाहिए। तो जो चीज़ें हमें गिवन है सबसे पहले वो चीज़ लिख लेते, क्या क्या, सोल्यूट का मास अगर मैं बोलूँ कि W2 जो है गिवन मास कितना है 45 ग्राम, और मुझे क्या गिवन है W1 मास ऑफ सोलवेंट विच इज 600 ग्राम आउट देयर। और नाउ KF की वैल्यू भी हमें गिवन है, KF मतलब मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो हमें और चीज़ क्या है, डेल्टा TF की वैल्यू, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या है, डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। और सबसे पहले डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू M। मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं आप लोग, KF विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ गिवन मास ऑफ सोलवेंट है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, KF विल बी इक्वल टू N2 डिवाइड बाय W1। सो और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकता हूँ, KF विल मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में W1। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे सिंपली ना, मैं ग्राम में दे रखा तो हमने सिंपली 1000 कर दिया। अगर मैं बोलूँ कि सिंपली वैल्यूज पुट करनी है तो क्या होगा, वैल्यूज पुट करनी है हमें यहाँ पे किस किस चीज़ की, W2 हमें गिवन है, W1 हमें गिवन है, M2 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। M2 क्या है, C2H6O2, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है ये CH2OH। इसका मोलर मास क्या होने वाला है, कार्बन का मोलर मास एक एटम का 12, दो का कितना होगा 24, प्लस में 6, प्लस में एक, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम का मास 1 तो 6 का 6 हो गया, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है यहाँ पे 16, तो दो का कितना हो गया 32, टोटल करोगे कितना आएगा 62 ग्राम पर मोल। ये हमारा मास हो गया, मोलर मास किसका, मोलर मास है तो ग्राम पर मोल में बात करेंगे किसका, सोल्यूट का। सो हमें इसकी वैल्यू पता लगी, इसकी पता लगी, इसकी भी है, इसकी भी है, तो डेल्टा TF की वैल्यू सिंपली यहाँ पे पुट करके मैं निकालूंगा क्या, 1.86 मल्टीप्लाई 45 है ना, 45 दे रखा है, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय क्या है, मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास 62 मल्टीप्लाई में W1 कितना दे रखा 600 का, क्योंकि एक ही 1000 की जरूरत पड़ी हमें यहाँ पे, ऐसा क्यों, क्योंकि तीन चीज मास में है, तीनों ग्राम में हमने लिया अभी, तो क्या होगा, ये भी ग्राम में होगा तो इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे, ये ग्राम में होगा तो ऊपर डिवाइड बाय 1000 आगे ऊपर जाएगा, ये भी ग्राम में होगा तो इसको डिवाइड बाय 1000 करके ऊपर जाओगे, दो ऊपर 1000 है नीचे एक है, तो एक से एक तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा सिर्फ एक, इसलिए सिर्फ एक ही जरूरत है, बाकी सब आप ग्राम में लिख सकते, ईजी कर सकते हो कैलकुलेशन। तो अल्टीमेटली जब इसका रिजल्ट निकालोगे तो समथिंग लाइक कैलकुलेटर से एक बार आप जब खुद करके देखोगे तो लगभग इसका 2.25 केल्विन के आसपास आना चाहिए। तो ये डेल्टा TF की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF। सो नाउ हमें पता है
क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन की बात करना है, मतलब डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ, ये वैल्यू होने वाली है ना, टी एफ नोट माइनस टी एफ। तो अब मुझे वैल्यू चाहिए इस चीज़ की, प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू मुझे पता नहीं, पता है कि नहीं पता, दे नहीं रखी, मगर प्योर सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर ही तो है सॉल्वेंट है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग जानते हो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या उसको मैं बोलूँ 273 केल्विन, है ना, 273 केल्विन में बोल सकता हूँ। सो ये भी केल्विन में, तो ये भी केल्विन में हमने बात करी। तो अब क्या करूँगा, टी एफ की वैल्यू निकालनी है, तो टी एफ की वैल्यू कैसे आएगी, टी एफ नोट माइनस डेल्टा टी एफ। तो क्या सर, टी एफ नोट की वैल्यू कितनी है, 273 माइनस क्या किया मैंने 2 पॉइंट और 2.25, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेनी हो तो 273 की जगह आप लोग 273.15 केल्विन भी कर सकते हो, ये एग्जैक्ट होता है बिल्कुल। 273.15 में से माइनस करके अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा आपका 270 है ना, 270.75 ये आंसर आ चुका है आपका। अब या अगर इससे करते तो आप सिंपली क्या आता, इससे अगर कैंसिल आउट करते तो क्या आने वाला था, 270.9 आया था तो क्या लिया, है ना। सो ये इसका अब आंसर हो चुका क्या, ये इट इज़ द आंसर ऑफ डेल्टा टी एफ एंड दिस इज द डेल्टा टी एफ ये है, और टी एफ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। तो इस तरह से आप लोग सिंपली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला we can calculate any type of numerical. So now let's talk about new topic, abnormal molecular mass. बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि मोलर मास की या मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं, बट एबनॉर्मल मतलब कुछ ना कुछ कमी या ज़्यादा होने वाला है, उसको कुछ गड़बड़ होने वाली है मोलर मास। बेसिकली मोलर मास में ऐसा होता है कि अभी तक हमने जो सोल्यूट्स यूज़ करे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यूज़ करे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स की बात कर रहे थे हम, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी पड़ी उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स भी यूज़ कर रहे हैं ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो या तो डिसोसिएशन नहीं करेंगे ना एसोसिएशन करेंगे ना, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स विच डू नॉट गो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, है ना तो वो टूटते हैं ना तो आपस में जुड़ते हैं, ऐसे सोल्यूट्स की बात करते हैं। बट कई बार हमें ऐसे सोल्यूट्स यूज़ करने पड़ जाते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेचर के नहीं होते बिल्कुल। जैसे अगर मैं बात करूँ जो या तो जो है ना इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स क्या होंगे फिर, जो कि इजली इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स क्या होने वाले हैं, जो विच कैन आइदर associates or dissociates after adding in the solvent में डालने के बाद सॉल्यूशन जब उसका बन चुका है, आफ्टर मेकिंग द सॉल्यूशन, तब वो क्या सॉल्वेंट या तो टूट जाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स से आपस में जुड़ जाते हैं, तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में फेरबदल चलता है। अगर मैं सपोज एग्जांपल दूं आपको किस चीज़ का, लाइक NaCl सबसे अच्छा एग्जांपल जो इजीली डिसोसिएट हो सकते हैं, या जितने भी एसिड टाइप है पानी में डालने के बाद क्या होगा, एसिड जो है HCl है मान लो, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, जितने भी इनऑर्गेनिक टाइप के एसिड्स हैं, है ना, जितने भी एसिड्स हैं वो क्या करेंगे, सिंपली इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या दूसरे एसिड भी इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो एसिड जो भी है तो इनकी बात करते हैं, ये इजीली डिसोसिएट हो सकते हैं, ये तो इनऑर्गेनिक टाइप के एसिड हो गए। ऑर्गेनिक टाइप के एसिड क्या हो गया, एसिटिक एसिड की बात करें मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो सकते हैं वो ऑर्गेनिक टाइप के एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बेसिकली यूज हो, है ना, तो ये इजीली डिसोसिएट हो सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स के एग्जांपल है जो इजीली डिसोसिएट कर जाएंगे। और डिसोसिएशन की बात करूँ तो कुछ बेसिस हो गया हमारे पास, बेसिस लाइक NaH हो गया, वो डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव में OH नेगेटिव आयन में, है ना। और भी बेसिस है लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब चीज़ें किस में टूटेगी, Mg2 पॉजिटिव में OH नेगेटिव आयन्स पे तो डिसोसिएट होने वाले। या जितने भी सोल्ट्स हो गए हमारे पास, बेसिस हो गया या सोल्ट्स,
एसिड बेस सोल्ट तीनों मोस्टली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में। लाइक एग्जांपल दूं सोल्ट का, कॉमन एग्जांपल NaCl के एग्जांपल जो अब तक लेते आए हम लोग, KCl हो गया, इस टाइप की काफ़ी सारे सोल्ट्स हैं, या BaCl2 हो गया, बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सारे जनरल एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट सोल्ट के। मतलब इनके डालने की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई ना कोई चेंज आने वाला है। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं NaCl का, स्टार्टिंग फ्रॉम द NaCl। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम डिसोसिएशन का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन मतलब टूटना, दो चीज़ों में टूट जाए या तो चीज़ें, है ना। लेट्स टॉक अबाउट द NaCl here. Firstly I will write the equation like NaCl will break into the Na पॉजिटिव आयन प्लस में Cl नेगेटिव आयन, है ना, इजिली ब्रेक हो जाता है वो आयन्स में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सो स्टार्टिंग में जब मैंने क्या था, स्टार्टिंग में एट द टाइम 0 था, जब बिल्कुल मैंने डाला था तो क्या होता, इसका NaCl का एक पोर्शन था, तब तो आयन्स में कन्वर्ट हुआ नहीं था, बिल्कुल डालते तो पहले ये 0 बनेंगे क्या, ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 था तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, बट आफ्टर द टाइम हो चुका है, पूरे रिएक्शन हो चुकी, तब क्या होगा, ये रिएक्टेंट 0 होगा बिल्कुल, और इसमें कन्वर्टेबल हो चुका होगा, ये भी 1 बन रहा होगा और ये भी 1 बन रहा होगा, है ना। अगर मैंने इसका 1 मोल ले लिया NaCl का, तो डेफिनेटली इट विल गिव 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन। मैंने इसका 1 मोल लिया तो ये भी 1 मोल का बनने वाला है और ये भी 1 मोल का ही बनेगा, दोनों पारा, है ना। इससे हमें क्या प्रूफ हो रहा है कि जो चीज हमने एक्सपेक्ट करी थी, यहाँ पे क्या हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक पार्टिकल अगर डाला है तो उसी के अकॉर्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन होनी चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल डाला, वो बन के कितने निकले, 2 पार्टिकल की फॉर्मेशन हुई। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गया अगर, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने वाली, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों में से जिसकी मर्जी बात कर रहे हैं। तो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होगी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज होने वाले। बट अगर मैं बात करूं मोलिकुलर मास की, उस पर क्या इफेक्ट आने वाला है, मोलिकुलर मास जो है वो डिक्रीज होगा, मोलिकुलर मास विल डिक्रीज। हाउ, हम लोगों को पता मोलिकुलर मास ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मोलिकुलर मास दो चीज़ों में टूट गया तो डेफिनेटली वो डिक्रीज होगा। पहले NaCl का मास पूरा था, अब अलग अलग पार्टिकल्स की बात करेंगे तो इसका मास कुछ और इसका मास, तो डेफिनेटली दे रहे डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इसके पार्टिकल की बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे तो डिक्रीज आएगा। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सिंपली आप लोगों को पता है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो डेल्टा TF, अभी हमने एग्जाम्पल लिया KFM, उसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू में अभी क्या बोला था हमने, W2 अपॉन W1 इंटू M2 इंटू 1000। तो मतलब क्या है ना, आप लोग देख सकते हो कि M2 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट की बात करें, जो कि यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो डेल्टा TF क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोलूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलिकुलर मास के। ये बात आप लोगों को याद रखनी, क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास है। सो ये 3 पॉइंट है मेजर, क्या, डिसोसिएशन करने से नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, बट मोलिकुलर मास डिक्रीज होने वाला है। सो अब हमारी ऑब्जर्व जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने सोचा किसकी वजह से था, जो हमने थ्योरेटिकल सोची थी वो ये थी, बट ऑब्जर्व जो आएगी तो डेफिनेटली वो इंक्रीज होके आएगी, जो कि इसलिए फर्क आता है। इसलिए एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास का मतलब ये है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था मोलिकुलर मास, उससे मोलिकुलर मास डाउन हो चुका है। तो एक बात तो ये केस था डिसोसिएशन का। अब हमारे पास केस आता है एसोसिएशन का। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन एग्जांपल इज लाइक एसिटिक एसिड dissolved in a non-aqueous solvent। नॉन एक्वस सोल्वेंट मतलब पानी नहीं होना चाहिए उसके, कुछ भी हो सकता है। लाइक मैं एग्जांपल ले लूँ बेंजीन का, है ना। तो इस केस में क्या, हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, एसोसिएशन। तो इस केस में क्या होने वाला, तो बट पानी की मैंने यहाँ नॉन एक्वस सोल्वेंट क्यों नहीं लिया है, सिर्फ एक्वस सोल्वेंट अगर लेता तो डेफिनेटली क्या होता,
अगर मान लो एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेना तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COH, इस तरह से। इसको और ओपन करके लिखो तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से। दूसरा मॉलिक्यूल क्या ले सकता हूँ, ये CH3 डबल बॉन्ड OH। सो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन होती है कैसे, बाय यूजिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेयर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन क्या होती है, जिसके साथ बॉन्ड करेगा हाइड्रोजन वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। जिसके साथ ऑलरेडी बॉन्डेड है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, वो भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे एसोसिएशन होती है और क्या बन जाता है। बट अगर पानी लेता है ऐसी जगह, यहाँ पे बेंजीन था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसने नॉन एक्वस सोल्यूट, उसने दिक्कत नहीं दी। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ज़्यादा होता है, वो खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेफर करेगा इनके साथ, ना कि सिंपली इनको करने देगा आपस में, है ना। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल था। इसलिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, CH3COH। अगर मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए इसके तो क्या बनाएगा, तो बेंजीन में डालने के बाद ये बनेगा CH3COH ट्वाइस। इस तरह से एसोसिएशन हुआ है यहाँ पे। पहले एक दो मॉलिक्यूल अलग थे, अब एसोसिएट होके एक ही मॉलिक्यूल रह गया। तो अगर मैं बात करूँ कि इसी तरह सेम एट टाइम t=0 पे क्या था, दो मॉलिक्यूल थे भैया, पहले 0 बन रहा था, है ना। टाइम t होने के बाद ये 0 रह गया और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए दोनों, है ना। यहाँ पे एसोसिएशन हुई है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। तो बेसिकली क्या है, देयर इज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ना, देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आउट देयर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिक्रीज आया है ना, एक बात तो ये पता चली हमें। दूसरा, अगर पार्टिकल्स में डिक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो डिक्रीज इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी डिक्रीज आया। चलो, तो थर्ड पॉइंट, आप मोलर मास की बात करें, सबसे जरूरी चीज जो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आता है वो डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। पहले अलग अलग थे, कंबाइन होने लगे तो डेफिनेटली इंक्रीज आएगा मोलिकुलर मास में, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो ये चीज पॉसिबल है इजिली। सो ये केस था एसोसिएशन का। यहाँ पे डिसोसिएशन के केस में जो चीजें हैं, मोलिकुलर मास डिक्रीज होता है, एसोसिएशन के केस में मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है। आपको ये छोटी सी बात याद रखनी, एग्जाम्पल याद रखा था। सो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की डेफिनेशन क्या बोल सकता हूँ कि एबनॉर्मल क्या बोल सकता हूँ कि एनी सब्सटेंस और सोल्यूट विल शो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। कब शो करेगा, इफ द determined value of its molar mass या molecular mass determined value from any of the colligative property, है ना, चारों में से किसी भी colligative property की बात करें, from any of the colligative property is different from the एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल, जो हम समझते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इट्स मोलर मास, ना, जो हमने वैल्यू एक्सपेक्ट करी थी उससे डिफरेंट आएगी ये चीज, तो डेफिनेटली क्या होगा, यानी सब्सटेंस सोल्यूट विल शो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास तब शो करेगा जब उसकी डिटरमाइंड वैल्यू किस, है ना, हमने फॉर्मूलेस देखे थे मोलर मास डिटरमाइन करने की, इजीली किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफरेंट आएगा अगर उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो डेफिनेटली वो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास होगा। और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कब शो कर सकते हैं, बेसिकली तीन टाइप से उसके तब शो करेगा बेसिकली, या तो व्हेन द सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन, या तो ये चीज हो, है ना, नहीं तो क्या हो, सेकंड पॉइंट क्या है, सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन हो रही हो तब एबनॉर्मल मोलिकुलर मास शो करता है ना, दोनों केस हमने देख लिया। थर्ड केस है व्हेन सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हाई, सोल्यूट कंसंट्रेशन अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा डाली गई तो डेफिनेटली उसके मोलर मास में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है ना, इसलिए प्रेफर रहेगा डाइल्यूट केस यूज़ करना। तो डाइल्यूट केसेस में जो है
वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो नहीं होता। कंसंट्रेटेड अगर सोल्यूशन लिया तो डेफिनेटली एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं। सो ये मेनली 3 रीजंस हो सकते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जैसी कोई चीज़ होती है, बट इसको हमको हटाना कैसे? तो उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पे, वेंट होफ फैक्टर्स। वेंट्स होफ फैक्टर। वेंट होफ फैक्टर क्या चीज़ है? ये बेसिकली इट इज़ द रेशो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेम प्रॉपर्टी, है ना। अगर मैं बोलूँ कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, सो इट विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड, या अगर मैं बोलूँ कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू डिवाइड बाय जो हमने थ्योरेटिकल सोचा था या थ्योरेटिकल या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना। ये जो रेशियो आएगी इसी को बेसिकली हम वेंट होफ फैक्टर बोले। कितना फर्क है, कितना हमने सोचा था और कितना आया, वो चीज़ डिसाइड होगा यहाँ पे। अगर मैंने एसोसिएशन की बात करूँ तो एसोसिएशन के लिए क्या हो सकता है, कितनी हमने ऑब्जर्व करी थी, कितने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। एसोसिएशन में क्या था, डिसोसिएशन की अगर बात करूँ तो क्या था, Na पॉजिटिव विल बी इक्वल टू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या था, T इक्वल टू 0 पे 1 था, 0 0, उस पर क्या होता 0 1 1, 2 हो जा रहा था, है ना। तो अगर मैं मान के चलूँ कि ये कितना था, 1 मोल यूज किया इसका हमने, और बना कितना, यहाँ पे भी 1 मोल और यहाँ पे भी 1 मोल, टोटल कितना हो गया, 2 मोल बन चुके हैं, 2 मोल बन चुके। अब अगर बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ना। तो बोल सकता हूँ कि आई वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है यहाँ पे, आई की वैल्यू क्या, दिस इज द ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू कितनी है, मान लो 2 है ना, अभी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने सोचा कितना था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने वाले, 1 मोल ही होने वाले, तो एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी के अकॉर्डिंग आएगी, तो मान लो 1 आने वाली थी, तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन गई, 2, है ना। सो मतलब क्या है कि डिसोसिएशन के केस में हमेशा आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 रहने वाली है। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, क्योंकि डिसोसिएट होकर पार्टिकल जो है वो ज़्यादा ही बनने वाले हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। तो डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होने वाली है, ग्रेटर देन 1। अब एसोसिएशन का केस देख लेते हैं। एसोसिएशन के केस में क्या था, हमने अभी क्या लिया, एसिटिक एसिड था, 2 मोल के लिए थे, बन के क्या बन गए थे, CH3COH ट्वाइस, है ना, CH3COH ट्वाइस। उसके बाद क्या हुआ था, इसमें क्या होगा, ये 0 है, सॉरी ये 2 मोल लिए, ये 0 था, ये 0 था, तो ये 1 मोल ही रह गया। तो इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू क्या आने वाली, ऑब्जर्व फाइनल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाय 2, कितनी वैल्यू आ गई, 0.5, मतलब क्या आई की। सो इन केस ऑफ एसोसिएशन आई वैल्यू शुड बी लेस देन 1 है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू जो है वो कम आने वाली है, किस केस में, एसोसिएशन केस में, और आई की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसी केस में। अब ये आई फैक्टर जितना आएगा उसी के साथ हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी आई की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग न्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सप्रेशन क्या है। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। प्रीवियसली क्या लिखते थे उसको हम, P0 माइनस PS अपॉन में P0 विल बी इक्वल टू x2। सो नाउ मॉडिफाइड की वैल्यू क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाई में x2। वेंट ऑफ फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मॉडिफिकेशन हो चुकी है इसकी, ये बन चुका है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अब नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी वाज वी हैव स्टडीड इज ऑस्मोटिक प्रेशर हियर, osmotic pressure. So in the osmotic pressure previously was pi is equal to CRT, है ना। So modified formula will be equal to pi is equal to I dot CRT, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, pi is equal to I dot N upon V into RT, है ना, मोलरिटी था क्योंकि यहाँ पे। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम। तो मॉडिफाइड वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा TB विल इक्वल टू I डॉट KB इंटू में M। एक तो ये चीज। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फॉर्मूला था,
डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू मैम विल फॉर्म डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। सो ये नए मॉडिफाइड फॉर्मूलाज हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। सो जब भी ऐसा कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस आएगा तो हमें ये वाले फॉर्मूलाज प्रेफर करने हैं, ना कि ये। सो ये वाले फॉर्मूलाज तब यूज होंगे जब कोई एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का केस आएगा। अब बात थी कि अब इसमें एक दो चीज़ें रह गई है, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे। उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।